हाय गुड मॉर्निंग, मैं यतीन। कबीर स्टडी में आपका स्वागत है। आज जैसे कि हम इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं, आज हमारी इतिहास की क्लासेस शुरू होंगी आज से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया। दूसरा हमारा आता है मध्यकालीन भारत और तीसरा आता है हमारा आधुनिक भारत। इन 3 भागों में बांटा गया है हमारे इतिहास को। प्राचीन भारत जो हमारा सबसे पुराना इतिहास है, मध्यकालीन भारत हमारा बीच का इतिहास है और आधुनिक भारत जो कि 1700 शताब्दी से या फिर मिड 1700 शताब्दी से शुरू होता है। अब हम सबसे पहले प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में समझने की बात यह है कि हमारी कोई भी क्लासेस मिस नहीं होंगी, यानी कि हमारी कोई सारी क्लासेस रेगुलर बेस पे चलेंगी। पहली क्लास से लेकर जब तक प्राचीन भारत खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उसे रेगुलर चलाएंगे। उसके बाद फिर हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे और फिर आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हम प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, इतिहास हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। और यही वर्ड हम इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। दरअसल ये इतिहास की कई सारी डेफिनेशन दी जाती है। इतिहास का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही, और हास का मतलब हुआ है हुआ था। हास मतलब हस्र से भी लगाया जा सकता है। हास का मतलब हस्र भी होता है, तो हस्र का मतलब जो हुआ था। इतिहास का हिंदी में पूरा मतलब हुआ ऐसा ही हुआ था। मतलब कि जो हमारा पहले गुजर चुका है और वो वास्तव में ऐसा ही हुआ था, उसको हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा शब्द होता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री एक शब्द है यूनान का, हिस्टोरिया। यूनान बोल सकते हैं, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। इस हिस्टोरिया से ही यह हिस्ट्री वर्ड बना है और यह वर्ड है ग्रीक भाषा का। इस हिस्टोरिया का मतलब ही होता है वह ज्ञान या वह सूचना जो किसी खोज या फिर किसी जानकारी या परीक्षण के बाद प्राप्त हुआ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो हिस्टोरिया शब्द से निकला हिस्ट्री। अब मैं इसे रफ कर देता हूं साइड वाले को। ये जो हिस्टोरिया है, इसका मतलब आपको समझ आ गया? द इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर्ड बाई इन्वेस्टिगेशन। इसे इंग्लिश में ही बोल सकते हैं। यूनान में जब ये यूनान के सबसे निकला है तो यूनान में ही क्या हुआ कि एक युद्ध होता है और वो युद्ध होता है पेलोपोनेशियन का युद्ध। किसका युद्ध होता है? पेलोपोनेशियन का युद्ध होता है यूनान के अंदर। और इस युद्ध का वर्णन किया जाता है वहां के ही एक व्यक्ति हेरोडोटस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? हेरोडोटस के द्वारा। पेलोपोनेशियन के युद्ध का वर्णन हेरोडोटस करता है और इस वर्णन को वो एक बुक में लिख देते हैं
और उस बुक का नाम लिखते हैं वो हिस्टोरिया या हिस्टोरिका। बात समझ में आई? पेलोपोनेशियन के युद्ध को हेरोडोटस, जो एक यूनान के ही व्यक्ति हैं, और वो उस बुक में लिखते हैं हिस्टोरिका में। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब ये बुक लिखी गई हेरोडोटस के द्वारा, तो उससे पहले कोई भी इतिहास की मानक पुस्तक नहीं लिखी गई थी। यानी इतिहास का ऐसा जो क्रमबद्ध लेखन है वो पहले नहीं हुआ था। तो पेलोपोनेशियन के युद्ध का पहली बार वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया था हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने। और जो चीज पहली बार की जाती है तो उसका कुछ अपना महत्व होता है। इसलिए एक रोमन दार्शनिक थे सिसरो। कौन थे? रोमन दार्शनिक सिसरो। इन्होंने इनकी इस बुक से प्रसन्न होकर या मंत्रमुग्ध होकर हेरोडोटस को क्या बोला? द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा, यानी इतिहास का पिता। क्या बोला? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता कहा। बात समझ में आई आपको? एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। इतिहास जैसा कि आपने हिंदी में समझा, क्या बोलते हैं इसे, ऐसा ही हुआ था। हिस्ट्री जो कि हिस्टोरिका से निकला है, और हिस्टोरिया एक यूनानी शब्द है, और यूनानी इस हिस्टोरिया का मतलब मैंने आपको बताया, द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गैदर्ड बाई इन्वेस्टिगेशन। इस नॉलेज को एक युद्ध जो होता है पेलोपोनेशियन का, उस युद्ध का वर्णन यही ग्रीक के एक दार्शनिक हेरोडोटस करते हैं। और हेरोडोटस उस एक बुक लिखते हैं इस युद्ध पर, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है, और उस पुस्तक से मंत्रमुग्ध होकर पढ़कर रोमन दार्शनिक सिसरो इनको क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये, इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? पहला क्वेश्चन बनता है ये, इतिहास का पिता कौन है? द फादर ऑफ हिस्ट्री। ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को। दूसरा, हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। दो क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं, और इतिहास की जो इंग्लिश में परिभाषा क्या है, और हिंदी में इसे कैसे जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मज़ेदार बात यह है कि इतिहास को जानने के साधन क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं। हम कई सारी बुक आज भी पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत की, प्राचीन भारत की, आधुनिक भारत की। मार्केट में आप जाओगे तो बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, लेकिन वो बुक्स आई कहाँ से हैं, कहाँ से लिखा गया है उन बुक्स में? जो वो राइटर्स हैं, विभिन्न लेखक हैं, वो लेखक कहीं ना कहीं से तो वो स्रोत बनाते होंगे उसे लिखने का। तो वो स्रोत जो होते हैं वो उनकी बुक्स स्रोत नहीं होती हैं। वो जो राइटर हैं, जो हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनकी पुस्तकें, वो भी कहीं ना कहीं से आधार बना के उस इतिहास को लिखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इतिहास आया कहाँ से है, इतनी सारी प्राचीन घटनाओं को लिखा कहाँ से गया है या समझा कहाँ से गया है। तो हमारा टॉपिक है इतिहास के स्रोत। क्या है? इतिहास के स्रोत। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। इतिहास के सोर्स या सोर्स ऑफ हिस्ट्री।
इस इतिहास के स्रोत जिनसे हमें आज भी जानकारी मिलती है और इतिहास को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा होता है हमारा साहित्यिक स्रोत या लिटरेरी सोर्स। और हमारा तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। पहला स्रोत है हमारा पुरातात्विक स्रोत, इसे हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। पुरातात्विक शब्द से ही पता चल रहा है कि पुरातत्व यानी पुराने कोई तत्व रहे होंगे, उन्हीं से कोई जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातत्व के अंदर हम सबसे पहले रखते हैं अभिलेखों को, अभिलेख। दूसरे हमारे होते हैं स्मारक, उसके बाद होते हैं हमारे सिक्के, कॉइन्स भी बोल सकते हैं हम इन्हें। फिर इसके बाद हमारी मूर्तियां होती हैं। फिर इसके बाद हमारे अवशेष या फॉसिल्स होते हैं, अवशेष होते हैं। इस तरीके से इनको हम कई सारे भागों में डिवाइड करते हैं। अभिलेख समझते हैं कि अभिलेख क्या है। ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को इंस्क्रिप्शन बोला जाता है या अभिलेख शास्त्र बोला जाता है। इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो इनको बोला जाता है अभिलेख शास्त्र, लेखा शास्त्र या इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इंस्क्रिप्शन किसे कहा जाता है, तो अभिलेख के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। अब समझना है कि अभिलेख होते क्या हैं। अभिलेख का मतलब होता है जो लेख कहीं ना कहीं लिखे गए हों। और वो लेख कहाँ पर लिखे जाते हैं? इतिहास में ऐसी कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि कोई लेख किसी शासक का किसी कालखंड में या तो दीवारों पर मिला है, या फिर किसी सिक्कों पर मिला है, या फिर वो किसी गुफाओं के अंदर मिला है, स्तंभों पर लिखा है। कोई भी लेख जो कि इस टाइप की चीज़ों पर मिले हैं उन्हीं को हम अभिलेख बोलते हैं। और अभिलेख के अध्ययन को मैंने बताया कि अभिलेखा शास्त्र बोलते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है, इंस्क्रिप्शन को याद रखना है। इसके एग्जाम्पल भी हैं अभिलेख के कुछ। उस एग्जाम्पल्स में जैसे खारवेल का है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, और जूनागढ़ अभिलेख है, टोपरा अभिलेख है। ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं। अशोक के टाइम के अभिलेख हैं, उसके बाद के शासकों के अभिलेख हैं, रुद्र दामन का है। ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं जो भारत से और भारत से बाहर दोनों जगह पाए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड हम स्मारकों पे। स्मारक जिन्हें हम मॉन्यूमेंट्स भी बोलते हैं। ये मॉन्यूमेंट्स या स्मारक ये क्या है और यहां से इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? मॉन्यूमेंट्स या स्मारक वो जगह हैं जो कि किसी राजा द्वारा या किसी शासक द्वारा अपने रहने के लिए या किसी विशेष जगह के लिए बनाए गए थे। जैसे हम एग्जाम्पल में ताजमहल, अगर दिल्ली की बात करें हुमायूं टॉम या हुमायूं का किला, कुतुब मीनार है, लाल किला है। इस तरीके की बहुत सारी जो आकृतियां हैं वो स्मारक के अंतर्गत आती हैं। इतिहास जैसे आप लाल किले में दिल्ली के में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई सारी संरचना दिखाई देंगी। जैसे आपको मोती महल दिखाई देगा, आपको दीवाने आम दिखाई देगा, दीवाने खास दिखाई देगा। इस तरीके की वहाँ बहुत सारी चीज़ें, हमाम दिखाई देगा नहाने के लिए, या हरम की जो महिलाएं जहाँ पर रहती थी वो स्थान दिखाई देगा। तो उससे आपको जानकारी प्राप्त होती है कि ये चीज़ें हमें कब और किस समय किस उपयोग के लिए बनाई गई थी।
और उसमें कुछ ऐसे सामान या सामग्री भी होती है जो कि वर्तमान समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए स्मारकों को इस श्रेणी में रखा जाता है, पुरातात्विक श्रेणी में, यानी पुराने तत्व हैं ये, ठीक है, तो इनको इन श्रेणी में हम रखते हैं। तीसरा है हमारा सिक्के या कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में न्यूमिस्मैटिक या सिक्कों के शास्त्र बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अब सिक्के इतिहास के रूप में कैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए एक सिक्के पर आकृतित होते हैं। उससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी थे। इस तरीके से ही कई सारे राजाओं ने अपने अपने सिक्के जारी किए, और वो राजा जब सिक्के जारी करते थे तो सिक्के जारी करने का उद्देश्य वो अपने जो दरबार होता था उसकी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को या तो अंकित कराते थे, या उनका कोई शौक होता था उसको अंकित कराते थे, या फिर जिनसे उनका लगाव होता था उनको आकर्षित कराते थे। इस तरीके से उन जानकारियों को वो सिक्कों के ऊपर रखते थे। जब सिक्कों का अध्ययन किया जाता है तो उनका कालखंड भी ज्ञात किया जाता है कि वो किस काल में बनाए गए थे। तो उनसे क्या पता चलता है कि ये समय किस समय के राजा के रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्के भी काफ़ी जानकारी देते हैं। हमें पता चलता है कि सातवाहन जो राजा थे वो शीशे के सिक्के या पोटान के सिक्के को यूज किया करते थे। सोने के सिक्के किन लोगों ने जारी किए, चांदी के सिक्के किन लोगों ने जारी किए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से सिक्के जारी किए, इनसे हमें कालखंड और उस समय की जानकारी का प्रावधान होता है या उन जानकारी हमें पता चलती है। नेक्स्ट है मूर्तियाँ, स्टैचू बोलते हैं। मूर्तियों से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्त्री की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, या फिर शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो उनकी मूर्तियों से हमें पता चलता है कि उस समय वो किस यूज के लिए रही होंगी। नर्तकी की मूर्ति से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं नृत्य या संगीत भी करते रहे होंगे। उसके बाद जो शिव की मूर्ति है, उस शिव जी की मूर्ति से पता चलता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे शिव की पूजा भी रही होगी। इस तरीके से मूर्तियों से हमें इसके अलावा भी कई सारी जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ के धर्म कर्मकांड, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के संस्कार, इन सब से जानकारी हमें मूर्तियों से मिलती है। और दूसरा एक मूर्ति का पहलू ये होता है कि मूर्ति बनाने में जो कला उस समय की होती है उसका भी पता चलता है कि मूर्तियाँ किस सांचे में डाली गई हैं और किस धातु की बनाई गई हैं। ये भी हमें पता चलता है कि मूर्तियों का जो पूरा इतिहास है वो हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट है अवशेष, इसे फॉसिल्स बोलते हैं। अवशेष क्या होते हैं? अवशेष जैसे कि अपशिष्ट बोलते हैं। अपशिष्ट क्या होता है? कोई ख़राब चीज़ हमने फेंक दी, या फिर वो चीज़ जो कि हमारे यूज की नहीं है, तो उसे हम फॉसिल्स अवशेष कहते हैं। या फिर वो कहीं पुराने समय में थी लेकिन अब वो कहीं ना कहीं खो गई है, तो वो हमें कहीं प्राप्त हुए। ऐसे ही जब खुदाई होती है किसी चीज़ों की, ज़मीन के अंदर जब गहराई में खुदाई की जाती है, तो उस खुदाई के बाद हमें कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आप कहीं ऐतिहासिक जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर मदभांड या मिट्टी के छोटे बर्तन पाए गए हैं, कहीं पर कुछ उनके खिलौने पाए गए हैं, कहीं पर पहनने के वस्त्र पाए गए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें खुदाई के बाद प्राप्त होती हैं। विभिन्न जगहों पर ऐतिहासिक खुदाइयाँ होती रहती हैं, तो उसी को हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। इस साहित्यिक स्रोत ये क्या है? साहित्य से हमें कैसे पता चलता है कि इतिहास की जानकारी क्या हो? साहित्यिक स्रोत, मैं इसे रफ कर देता हूं ऊपर को। साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं। साहित्यिक स्रोतों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा धार्मिक स्रोत, और दूसरा होता है हमारा गैर धार्मिक। गैर धार्मिक स्रोत, या इन्हें हम
कभी कभी धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जो धर्म से इतर हो या धर्म से जिसका कोई लेन देन ना हो, या विभिन्न जो उस समय की जानकारी होती है उनके लिए वो बनाया गया होता है, तो उसे धर्म से जुड़ाव नहीं हो, उसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। धार्मिक स्रोतों में भी हमको दो कैटेगरी मिलती हैं। जैसे पहला होता है ब्राह्मण साहित्य, और दूसरी जगह पे हम जैन और बौद्ध धर्म को रख सकते हैं। जैन साहित्य और दूसरा हमारा बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले आता है वेद, फिर हमारे वेदांग आते हैं, पुराण आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। इनके अलावा भी हमारे दो और महाकाव्य हैं जैसे रामायण और महाभारत। इन रामायण महाभारत को भी इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। रामायण और महाभारत ये हमारे दो महाकाव्य होते हैं, ये भी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। वेद जैसा कि आप जानते हैं 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेदांग 6 होते हैं, 18 हमारे पुराण होते हैं, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, इस टाइप के हमारे 18 पुराण हैं। अरण्य, अरण्य क्या होते हैं? अरण्य का मतलब होता है जंगल। ये अरण्य जंगल को बोला जाता है, जंगल का पर्यायवाची अरण्य होता है। तो अरण्य जो जंगल में जो ऋषि मुनि थे वो जो वैदिक जो कर्मकांड थे उनसे थोड़ा व्यथित रहते थे, और उनसे व्यथित होकर वो जंगलों में चले गए और जंगलों में एकांत में उन्होंने काफ़ी ज्ञान ग्रहण किया, और जो ज्ञान उन्होंने एकांत में जंगलों में बैठ के ग्रहण किया उसी को उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया या साहित्य के रूप में लिख दिया, उन्हीं को हम अरण्यक बोलते हैं। उपनिषद क्या है हमारे? उपनिषद, उप का मतलब होता है निकट और निषद का मतलब होता है बैठना, यानी पास बैठना। ये क्या है उपनिषद? जो शिष्य अपने गुरु के पास बैठकर ज्ञान ग्रहण करते थे, यानी कि जो गुरु शिष्य परंपरा उस समय रही थी उससे जो ज्ञान प्राप्त होता था। आपने सुना होगा ऋषि मुनि के यहाँ जंगलों में या फिर कहीं भी कुटी बनाकर जो ऋषि रहते थे वहाँ पर उनके शिक्षक काफ़ी शिक्षा ग्रहण करते थे उनसे, और जो वो शिक्षा ग्रहण करते थे उस शिक्षा को ही उन्होंने क्या किया? लिपिबद्ध कर दिया। यानी गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरु ने बोला और शिष्य ने उसको ग्रहण किया, और उस ग्रहण करने के बाद उसको फिर एक लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया, उसी को उन्होंने उपनिषद कहा। ठीक है, तो हमारे वेद होते हैं वेदांग, पुराण, अरण्यक, उपनिषद, और ये जो हमारे महाकाव्य हैं दो, इनसे जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हम ब्राह्मण साहित्य में रखते हैं। ये धर्म से ही जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप समझते हैं कि वेद हमारे हिंदू धर्म से या सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ये सारे सनातन धर्म के ही उदाहरण। दूसरा है जैन और बौद्ध साहित्य। जैन धर्म ये आगे पढ़ेंगे हम, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों से जुड़े हुए साहित्य को, जैसे त्रिपिटक थे इनमें, बौद्ध साहित्य में इस तरीके से जैन का भगवती सूत्र है, जो जानकारी इन सब से मिलती है उन्हीं से हम इतिहास के एक प्रमाण निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमें साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है जिनमें धर्म का एक अलग हिस्सा होता है। दूसरा है हमारा गैर धार्मिक स्रोत। जो गैर धार्मिक स्रोत हैं या जिन्हें हम धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, वो कुछ ऐसे स्रोत हुआ थे जो धर्म से इनका कोई लगाव नहीं था या जुड़ाव नहीं था। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। इस अष्टाध्यायी एक संस्कृत का व्याकरण कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने उस समय की जो स्थिति थी या व्यवस्था थी उसको इन्होंने दिखाया है, और ये व्याकरण की काफ़ी उच्च पुस्तक मानी जाती है।
दूसरा है हमारा अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखी है। कौटिल्य चाणक्य के ही नाम है। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र का किसी धर्म से जुड़ाव नहीं है। अर्थशास्त्र में राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों को दिखाया गया है। उसमें बताया गया है राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, क्या होना चाहिए, कैसे राजा काम करना चाहिए, उसके विदेश नीति कैसी होगी, कृषि से संबंधित नियम क्या होंगे, व्यापार से संबंधित नियम क्या होंगे, यह सारी जानकारी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दी है। ठीक है। दूसरा और इसी के तरीके से कालिदास की कई सारी पुस्तकें हैं। कालिदास ने मेघदूत लिखा है, रघुवंशम लिखा है, और भी है कीर्तार्जुनियम लिखा है। कई सारी इनकी पुस्तकें हैं। ये भी धर्म से जुड़ाव नहीं रखती है। ठीक है। इसी तरीके से कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है। कल्हड़ की राजतरंगिणी ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। तो इस तरीके से हमारा बताने का उद्देश्य है कि जितनी भी ये पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है और ये हमें इतिहास की भी जानकारी देती है। जैसे कालिदास की मेघदूतम गुप्त वंश की जानकारी देगी। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखे, कौटिल्य यानी चाणक्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने मौर्य साम्राज्य की जानकारी दी है। ठीक है। पाणिनि यानी अष्टाध्यायी लिखी है। ये क्या है? ये भी उसी समय की जानकारी देती है। कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है 11वीं सदी की। इस तरीके से और भी कई सारी पुस्तकें हैं। जैसे ये चैप्टर्स हम पढ़ते रहेंगे आगे, उनमें जो जो पुस्तकें आती रहेंगी उनका हम अध्ययन करते रहेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो हमारा अंतिम है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण में हम पढ़ेंगे कई सारे ऐसे यात्री थे जो विदेशों से किसी न किसी समय में भारत आते रहे और भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे और उन्होंने ही फिर उसको अपनी उस जानकारी को लिपिबद्ध कर दिया। हम इसको 2-3 कैटेगरी में भाग में डिवाइड करेंगे। पहले थे यूनानी, उसके बाद चीनी और थर्ड है अरबी। यूनानी, चीनी और अरबी, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। और अगर हम एक कैटेगरी में और हैं तो तिब्बती भी कह सकते हैं। यूनान से कई सारे लेखक भारत आए। जैसे हेरोडोट्स मैंने अभी शुरू में ही बताया, वो भी यूनान से ही संबंध रखते थे। इन्होंने जो हिस्टोरिका लिखी है वो भी भारत के बारे में जानकारी प्राप्त देती है। उसके बाद है मौर्य काल में, जो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं मैगस्थनीज, और मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी इंडिका। ये इंडिका मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है और यह इतिहास की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है क्योंकि इतिहास की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें समाहित है। इसके बाद भी और कई सारे प्लिनी आए, स्ट्रैबो आए। ठीक है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री का लिखी। इस तरीके से ये विदेशी यात्री आते रहे और भारत में ये पुस्तकें लिखते रहे और इनसे भी हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारे चीनी लेखक। चीनी लेखकों में सबसे पहले हम हेनसांग का नाम याद रखते हैं, फाहियान का नाम याद रखते हैं। उसके बाद हेनसांग भारत आते हैं, फिर इत्सिंग आते हैं। ये समय समय पर आते रहे। ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत में आए थे ये। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए, हर्षवर्धन के समय में आए और हेनसांग ने पुस्तक लिखी सीयू की। ये सीयू की
भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। इसके बाद इत्सिंग आए। इत्सिंग ने भी भारतीय जो बौद्ध स्थल थे उनके बारे में या भारत की बौद्ध स्थिति के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे और ये चीनी यात्री भारत में इसलिए आते थे क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते थे, क्योंकि ये सारे बौद्ध थे। बौद्ध जो स्थल हुआ करते थे उनका ये भ्रमण करते थे और भ्रमण के साथ साथ जिस भी शासन के में जाते थे ये, वहाँ शासन में ये उनकी सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते थे। हिंद स्वांग हर्षवर्धन के समय में आए तो वो हर्षवर्धन के काल की सारी जानकारी हमें देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये सारे यात्री आते रहे और अपनी कोई ना कोई संरचना यहाँ लिखते रहे, रचना लिखते रहे और उससे हमें जानकारी प्राप्त होती रही। उसके बाद आते हैं हम तिब्बती। तिब्बती में आते हैं लामा तारानाथ। लामा तारानाथ ये भी भारत आए और इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अरबी हैं लेखक। अरबी लेखक लास्ट में आते हैं। इसमें सबसे पहले सुलेमान अलवर्नी। अलवर्नी ने पुस्तक लिखी है किताबुल हिंद। या तहकीकाते हिंद भी बोलते हैं इसे हम, दूसरा नाम इसका तहकीकाते हिंद भी है। तो इस तरीके से ये सारे जो विदेशी यात्री थे भारत में आते रहे और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भारत के बारे में दी। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज हमने पढ़ा जो साहित्यिक स्रोत हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं और जो पुरातात्विक शास्त्र है उनकी जानकारी के बारे में हमने आज पढ़ा। उसके बाद इतिहास क्या होता है और इतिहास के जो पिता हैं उन्होंने इतिहास की शुरुआत कैसे की, इन सब चीज़ों को पढ़ा। नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी हमारी वो इतिहास को कैसे डिवाइड किया गया है उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो सब्सक्राइब